नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, उपस्थित हूं आज आप सभी के सामने और सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। रीट के पेपर आप सभी के हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी जो मार्क्स चाहिए और पेपर सभी का अच्छा हुआ होगा। हिंदी के आधार पर तो मैं कह सकता हूं कि हिंदी वाले विद्यार्थियों का पेपर तो 100% जो है वो अच्छा हुआ होगा। तो शुभकामनाएं और रीट का पेपर अच्छा होने की शुभकामनाएं और इसके साथ साथ रीट मुख्य परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करने और सक्सेस होने की भी अग्रिम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो साथियों, जैसा कि रीट का जो पेपर हुआ है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस निकल कर आए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। तो क्योंकि ये याद के आधार पर है और बताने के आधार पर है, जिस तरह से विद्यार्थियों ने बताए हैं उसी आधार पर है, तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो आपके प्रश्नों से मिल जाएंगे और उनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन था इसमें, इस प्रकार से पूछा गया था प्रश्न। ज़्यादा मैं आपका समय लूँगा नहीं, ठीक है ना, स्पीड से ही चलेंगे और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कि वस्त्र के पर्यायवाची, एक जगह पूछा होता वस्त्र के पर्यायवाची, तो उसमें वस्त्र के पर्यायवाची की बात करें तो उसके अंदर चीर, वसन, पट, अंबर ये दिए हुए थे, तो उत्तर यही रहेगा। वस्त्र के पर्यायवाची भी पूछे हुए थे, ये वाले जो ऑप्शन है वो रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। विष्णु की उपासना करने वाले, विष्णु की उपासना करने वाले बिल्कुल जी वैष्णव होते हैं। विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव होते हैं। शिव की उपासना वाले शैव होते हैं और राधा की उपासना करने वाले राधावल्लभी होते हैं और निर्गुण की उपासना करने वाले निर्गुण ज्ञानाश्रयी होते हैं, ठीक है ना। और किसी की उपासना नहीं करने वाले भी निर्गुण होते हैं। और कहने से तात्पर्य है कि प्रेम को महत्व देने वाले सूफी होते हैं, ठीक है। राजस्थान वर्ग की बोली नहीं है, तो उसमें एक जो मैथिली दिया हुआ था, मैथिली जो है वो राजस्थान की बोली नहीं है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी ये एक वर्ग है बोलियों का। बेघर का अर्थ है, बेघर का अर्थ है, बेघर का अर्थ है आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि मैं जिन विद्यार्थियों से जुड़ा हूं उनसे मेरा वादा रहा है कि आपका समय बचाया जाएगा। तो उसी तरह से मैं उत्तर ये प्रश्न सारे साथ ही ले आया हूं, ताकि ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको बातों में भी उलझाने वाला मैं यहाँ नहीं हूँ। बिल्कुल साधारण से प्रश्न है, इनके उत्तर भी आपको ध्यान है। कुछ एक प्रश्न इनमें से ऐसे आने वाले जिनके उत्तर आपको ध्यान नहीं है, तो आप उनका मिलान यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। बेघर का अर्थ है, तो अर्थ क्या है? बेघर का अर्थ तो होता है बिना घर वाला। उपसर्ग की बात करें तो बे उपसर्ग है। समास की बात करें तो इसमें अव्ययीभाव समास है। भी कुछ भी वैसे ज्यादातर तो ये पूछा है कि बेघर का अर्थ पूछा गया है। चाहे अर्थ पूछे तो बिना घर का है, और अगर इसमें उपसर्ग पूछा है तो बे है, और समास की पूछे तो अव्ययीभाव समास है। समास आप जानते हो, 6 समास के भेद होते हैं, कोई समस्या नहीं है। जिसमें प्रथम पद अवयव हो या प्रथम पद क्या प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास होता है। जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वो क्या होते हैं? जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और जिसमें दोनों ही पद प्रधान ना हो, कोई नए पद निकल कर आए, कोई नए विचार निकल कर आए, वो बहुब्रीहि समास होता है। और जिसमें उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास होता है। जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास होता है। समन्वित, यह है समन्वित में उपसर्ग है, समन्वित में उपसर्ग है। समन्वित में ये समन्वित है, तो समन्वित सम, अनु और इत से बना है। सम, अनु और इत से बना है समन्वित। भाषा शिक्षण में सबसे कम सामग्री, कब से सबसे कम महत्व की सामग्री होती है तो मानचित्र होती है। भाषा शिक्षण की बात करें, जैसे हम हिंदी पढ़ा रहा हूं मालूम है, तो जब हिंदी आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी किताब को खोल कर देख लिए, वहां कोई मानचित्र की कोई बात आने वाली नहीं है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण की बात जो होती है वो मानचित्र रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध है, भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध है, तो पदबंध पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं? तो उसमें संज्ञा पदबंध है। ये उत्तर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि विद्यार्थी क्या है कि करता है तो उसे उत्तर ही याद रहता है अधिकतर, ठीक है ना। तो उसी वजह से भी इस तरह से आया होगा, तो ये उत्तर हो सकता है उसका संज्ञा पदबंध। सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो लोग जो आया हुआ था वो लोग जो है वो बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसके अलावा बहुवचन में हस्ताक्षर भी जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। एस्टरिस्क क्या है?
एस्टेरिस्क ने इकाई के कितने सोपान बताए हैं? 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 एस्टेरिस्क की हम बात करते हैं तो एस्टेरिस्क ने इकाई के 3 सोपान बताए हैं। ठीक है ना, 3 सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए हैं? 3 सोपान बताए हैं। एस्टेरिस्क ने 3 सोपान बताए हैं। मौन वाचन से लाभ होता है अर्थग्रहण। मौन वाचन से क्या लाभ होता है? अर्थग्रहण होता है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं तो वहां हम उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, तो मौन वाचन से यह रहता है। तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तो पहले तो हम तल्लीन में देखेंगे कि संधि कौन सी है। तो संधि की बात करें तो व्यंजन संधि है। तल्लीन में कौन सी संधि है? संधि की हम बात करते हैं तो व्यंजन संधि है। और तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन। तत् धन लीन, तय के बाद ल आए तो तय ल में बदल जाता है। व्यंजन संधि है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। परिश्रम में उपसर्ग होगा। परिश्रम में उपसर्ग होता, कौन सा उपसर्ग होगा? परि उपसर्ग होगा। भारतीय शब्द में प्रत्यय है तो भारतीय शब्द में ईय प्रत्यय है। ईय प्रत्यय है। भारतीय शब्द में प्रत्यय है। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भारतीय शब्द में ईय प्रत्यय है। अगर आप हिंदी के हिंदी के विद्यार्थी होंगे जो यहाँ आएंगे, दूसरे तो यहाँ आने वाले हैं नहीं, तो आपको बता दूं कि अपना स्वयं का संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप है और संकुल मार्गदर्शन के नाम से ये चैनल है। और इसी चैनल पर आप सर्च मारेंगे तो प्ले लिस्ट के अंदर जो रीट मुख्य परीक्षा है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम के, व्याकरण का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसके वीडियो जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम के। ठीक है ना। जो टेस्ट है संपूर्ण पाठ्यक्रम के, ऑब्जेक्टिव और सभी प्रश्न व्याख्या सहित है। और ऑब्जेक्टिव ऐसे है कि पहले उसका सारांश बताया गया है, फिर ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं और उसके साथ साथ उनकी व्याख्या भी की गई है। तो आपको बिना विस्तार से पढ़े भी वहां आप अच्छे से जो है प्रत्येक बिंदु को समझ सकते हैं। और प्रत्येक जैसा आपका पाठ्यक्रम है वैसा ही सब कुछ वहां दिया हुआ है। आप इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाएंगे, रीट नाम से प्ले लिस्ट होगी, तो व्याकरण के वहां आपके सारे के सारे लगभग बिंदु वहां आपको मिल जाएंगे एज ए टेस्ट के रूप में। तो आप उनको आसानी से वहां देख सकते हैं। और आगे भी इसके मॉडल टेस्ट वगैरह इसी चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और ये आंसर की भी आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, तो ताकि किसी और का भी उत्तर मिल जाए। सन्यासी का विलोम शब्द होगा, तो सन्यासी का विलोम शब्द होगा गृहस्थ। जो घर छोड़कर चला जाए वो सन्यासी। दो ना आएंगे, दोनों के दोनों वाद्य आएंगे। बहुत चतुर होना अर्थ पर लोकोक्ति है। बहुत चतुर होना, बहुत चतुर होना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत चतुर होना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। क्या होगा? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका अर्थ ही हो सकता है। ठीक है ना। हिंदी शिक्षण सूत्र है, हिंदी शिक्षण का सूत्र है तो कौन सा है? सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ऐसा होगा। प्रत्यर्पण में संधि कौन सी है? प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण कौन सी संधि है? ये यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। संधि कितनी होती? संधि 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के आगे कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के आगे 5 भेद रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं वो ध्यान ही है आपको। सबसे पहले आता है दीर्घ, दूसरा आता है गुण, तीसरा आता है वृद्धि, चौथा आता है यण, पांचवा आता है अयाधि। ठीक है ना। ये 5 भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के। अब दीर्घ में क्या होता है? जिसमें आ, ई और ऊ दिखाई दे वहां दीर्घ संधि होती है। और जहां ए और ओ दिखाई दे, जहां ए और ओ की मात्रा दिखाई दे वहां गुण संधि होती है। जहां आई और औ की मात्रा दिखाई दे वहां वृद्धि संधि होती है। और जहां य व वह दिखाई दे या य और वह से पहले आधा अक्षर है, य और वह से जहां आधा अक्षर होता है वहां यण संधि होती है। जहां भी य और वह से पहले, जैसे ये देखिए क्या है? प्रत्यर्पण, य से पहले ये क्या है? आधा अक्षर है, तो यहां क्या होगा? यण संधि होगी। उसी तरह से इसका एक और फार्मूला भी है
कि य से पहले अगर आधा अक्षर होगा तो आधे अक्षर पर क्या आ जाएगी, ई की मात्रा आएगी, और यदि वह से पहले आधा अक्षर होगा तो उसके क्या लगेगी, ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है ना, यह से पहले आधा अक्षर होगा तो उसके लगेगी ई की मात्रा, संधि विच्छेद करते हुए जैसे प्रति लगा है। ठीक है ना, और यदि वह से पहले आधा अक्षर होगा, ठीक है ना, तो उसके लगेगी ऊ की मात्रा। ये ध्यान लगा लेना, ये शॉर्ट ट्रिक है स्वर संधि के भेदों को याद करने की। प्रतिलेख में विद्यार्थी को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? प्रतिलेख में विद्यार्थी को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? ठीक है ना, प्रतिलेख में विद्यार्थी को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो लघु, समान आकार के लघु और समान आकार के अक्षर बनाने होते हैं। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी सभी क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। ठीक है ना, आप उन्हें देख सकते हैं। एक बात, दूसरी ये कि फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का कोर्स जो है रेगुलर चल रहा है, शाम को 6 बजे उसकी क्लास आती है, उसे भी आप देख सकते हैं। गद्य विधाएं भी करवाई जा रही हैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य देखें, खाली की न देखें। संधव शब्द की व्याकरणिक, संधव शब्द की व्याकरणिक संरचना है। ठीक है ना, तो सिंधु धन ए संधव, सिंधु धन ए संधव। अब ये क्या होता है कि ए उपसर्ग आने पर किसी में यदि ए प्रत्यय आता है, सॉरी ए प्रत्यय आता है, ए प्रत्यय लगता है तो क्या होता है, प्रारंभिक में यहां तो संधि हो रही है, ऊ का क्या हो रहा है, वह हो रहा है। ठीक है ना, यहां तो क्या हो रहा है, ऊ का वह हो रहा है, और ये जो सी है इसमें क्या है कि ए प्रत्यय लगते ही ई की जो मात्रा होती है वो आई में बदल जाती है, ई और ए की मात्रा। अगर प्रारंभिक स्वर में ई या ई या ए होगा, ई या ए होगा तो वो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह यदि इक प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय लगता है तो प्रारंभिक स्वर किस में बदल जाएगा, आ में बदल, ए होगा तो आ में बदल जाएगा। किसमें, ए होगा तो आ में बदल जाएगा, ई होगा तो आई में बदल जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह जैसे ये व्याकरणिक है तो यहां क्या है, ये किससे बना हुआ है, व्याकरण धन इक, व्याकरण धन इक, इक प्रत्यय लगते ही, ठीक है ना, ठीक है, ये तो सॉरी पूरा शब्द ही बना, इसमें खाली एक प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय से बदलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ही या लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। मूल्यांकन के 3 वर्गीकरण किसने किए हैं? मूल्यांकन के 3 वर्गीकरण जो है वो किसने किए हैं? ब्लूम ने। किसने किए हैं व्याकरण के 3 वर्गीकरण? ब्लूम ने किए हैं। भाषा का चौथा कौशल कौन सा है? तो चौथा कौशल जो है लिखना ही माना जाता है, अंतिम कौशल माना जाता है भाषा का चौथा कौशल लिखना। उपचारात्मक, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? समस्या को दूर करना या विद्यार्थी का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी की समस्या को दूर करना, यही उपचारात्मक शिक्षण है। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। विधेयवादी, विधेयवादी क्या दे रखा है इसमें, क्या पूछा है? जंगल के मतलब इसमें विधेय क्या है? विधेय क्या है? तो विधेय क्या है? हिंसक पशुओं से नहीं डरते। हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये उत्तर रहेगा। और वहां भी शायद ऐसा ही बताया गया है, ठीक है ना। राजा नगर में आए, राजा नगर में आए अर्थ के आधार पर वाक्य व काल होगा। राजा नगर में आए अर्थ के आधार पर वाक्य व काल होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य व काल होगा। अच्छा, ये है कि एक तो यह है कि अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होगा और काल कौन सा होगा, 2 बातें पूछी गई है, ठीक है ना। तो राजा नगर में आए,
ये वाक्य किस अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो विधानवाचक होगा। राजा नगर में आए किस प्रकार का वाक्य है, अर्थ के आधार पर यह विधानवाचक है। और काल की बात करें तो ये सामान्य भूत काल है, ठीक है ना, सामान्य भूत वाक्य है। कलांती शब्द का अर्थ है, कलांती शब्द का अर्थ है थकान, ठीक है ना। ये काफी कंफ्यूजिंग था, वैसे तो उत्तर तो आसान था लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि वहां इसके थोड़े से मुझे लग रहा है कि इसी प्रकार के इसके विलोम भी दिए हुए थे जिस तरह से बताए गए हैं। हर्बर्ट की पंचपदी प्रस्तुत की किसने, हर्बर्ट की पंचपदी किसने प्रस्तुत की थी, टी जिलर ने। किसने, टी जिलर ने। भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी विधि है, भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी, ये L1 के सभी पेपर हैं, ये सभी प्रश्न जो है L1 के हैं, L2 के भी इसके साथ साथ होंगे। भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने प्रदान की थी, D.W. एलन ने। किसने, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण जिसे कहते हैं जो बीएड में करवाया जाता है, BSTC तो मैंने की नहीं है, पता नहीं है, लेकिन बीएड में जरूर होता था सूक्ष्म शिक्षण, और ये किसने प्रदान किया था, D.W. एलन ने। मोंटेसरी विधि किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है, मोंटेसरी विधि किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है, तो मोंटेसरी विधि 3 से 6 वर्ष वालों के लिए, 3 से 6 वर्ष वालों के लिए उपयुक्त है। मोंटेसरी विधि जो है 3 से 6 वालों के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है ये, 3 से 6 वालों के लिए। ये कुछ अन्य प्रश्न और हैं, थोड़े प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि जितने उससे आए उससे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ना, भी कौन से किसे, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं ना प्रश्न, तो क्योंकि बताए गए अपने पास तो कोई वो है नहीं। पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो आग जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं था। एक जगह ये भी पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्द है, तो वहां शायद धन शब्द आया हुआ है, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द है तो वहां शायद धन शब्द था। लोकोक्ति कौन सी है, तो लोकोक्ति पूछी गई थी, उसमें से थी अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। राजस्थानी की बोली है, तो ढूंढाड़ी जो है वो राजस्थान की बोली है। क्या है, ढूंढाड़ी जो है वो राजस्थान की बोली है। एक जगह अपने पहले पूछ चुके हैं कि राजस्थान की बोली नहीं है, तो वो मैथिली थी, ठीक है ना। तल्लीन का संधि विच्छेद कर लिया हमने, भारतीय में प्रत्यय है ई है, ये भी कर लिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 2 सोपान होते हैं, 5 नहीं है, 5 कैसे लिख दिए हैं, कितने होते हैं, 2। अध्यापक बालक की कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अध्यापक को बालक की कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, तो मातृभाषा का प्रयोग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसकी अवहेलना या उसके लिए उसको डांटना नहीं चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता है प्रोफेसर एलन, ये हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ प्रश्न और है, परीक्षा के प्रकार हैं, परीक्षा के प्रकार हैं, तो परीक्षा के 3 प्रकार माने जाते हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। मौखिक, लिखित और प्रायोगिक, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। जंगल के पर्यायवाची है अरण्यक और कानन, यही आया था जंगल के, ये 2 हैं जंगल के पर्यायवाची। संस्कृति का बहुवचन होगा संस्कृतियां, संस्कृति का बहुवचन होगा संस्कृतियां। पर्याप्त में उपसर्ग है, पर्याप्त में उपसर्ग है, पर्याप्त में क्या उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है। क्या है, परि उपसर्ग। इक प्रत्यय किसमें है, तो धार्मिक में इक प्रत्यय था, इक प्रत्यय है तो धार्मिक, अगर शब्द ऐसा कोई प्रश्न था और उसमें धार्मिक दिया हुआ था तो धार्मिक में इक प्रत्यय होगा। चंद शब्द स्त्रोत है, चंद शब्द जो है वो किस प्रकार का है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी है। चंद शब्द जो है वो तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी है, तो वो किस प्रकार का शब्द है, वो तद्भव शब्द है। अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल, कोई समस्या नहीं है। अनुकूल का क्या होगा, विलोम प्रतिकूल होगा। अनुकूल का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रतिकूल होगा। बहुत बहुत फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहिए। लगातार बहुत सारी परीक्षाएं आपके पास है, रीट मुख्य परीक्षा दीजिए, फिर व्याख्याता की परीक्षा दीजिए, फिर आप वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा दीजिए और उसके बाद कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा दीजिए। लगातार परीक्षाएं आ रही है रीट वाले विद्यार्थियों के लिए। तो पटवार के भी दरबार
खुले हैं, वहां भी अपने हाथ आजमा सकते हैं। राजस्थानी शब्द सगले, सगलई, सगलई, सगड़ा, सगड़ा तो बोले ये चंद्र बिंदु नहीं है। सगलई का अर्थ होता है समस्त या सभी, ठीक है ना, कि सगड़ा ही आ गया के, ठीक है ना, सगड़ा आ गया कि भैया जल्दी आ जाओ, ना आया तो आ जाओ। तो सगड़ा जो होता है वो ये है। वैसे तो इसको इस लय की जरूरत नहीं है, अभी वो दूसरा लय है, उसको भी हिंदी में मान्यता मिल गई है राजस्थानी वाला, तो उस लय का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। परीक्षा के प्रकार माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। ये प्रश्न अन्य में पूछ लिया हमने पहले ही। फल फूल में समास है, फल और फूल द्वंद्व समास है, कोई समस्या नहीं। जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जिसमें क्या बोलते हैं, कृपा शब्द है संज्ञा। कृपा शब्द किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा शब्द है। मुक्ति पाने की इच्छा, मुक्ति पाने की इच्छुक कहलाती है मुमुक्षु। मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। जो मुक्ति पाने की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु कहलाता है। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसमें से कुछ न कुछ तो आपके लिए निकल कर आया होगा, कोई उत्तर तो निकल कर आए होंगे। इतने सारे विद्यार्थी हैं, किसी न किसी का कुछ न कुछ फायदा होगा। तो आप सभी को मेरी सब तरफ से अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करना, कमेंट अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।